अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। इससे पहले हमने लिपिड की एक टाइप पढ़ी थी, एसाइल ग्लिसरॉल। तो आज हम इसकी रिमेनिंग टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वैक्स को देख लेते हैं कि वैक्सेस क्या हैं। केमिकली जो वैक्सेस होती हैं ये मिक्सचर होता है लॉन्ग चेन अल्केन्स का विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं इनमें वो ऑड नंबर होते हैं, मतलब कि इवन नंबर नहीं होते। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? जो सबसे छोटा इसमें अल्केन होता है वो होता है 25, जिसमें कार्बन 25 होते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है 35। तो इसमें और क्या आ जाता है? इसमें अल्कोहल है, दूसरा कीटोन्स हैं, और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के जो फैटी एसिड्स होते हैं उसकी भी एक लंबी चेन होती है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी मारूजी में आ जाता है कि जो उसमें वैक्सेस में अल्केन्स होते हैं या फिर फैटी एसिड्स उनकी लॉन्ग चेन होती है या शॉर्ट। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आपने ध्यान में रखना है। ये लॉन्ग चेन होती है, बहुत बड़ी चेन बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस, इसके काम क्या होते हैं। एक्ट एज वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ के तौर पर काम करता है। कैसे? प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, जो पत्ते होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है? प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है। किसकी? वैक्स की। तो इस तरीके से ये क्या करता है? पानी को अंदर नहीं आने देता, वाटर प्रूफ के तौर पर अमल करता है। क्या करता है? या तो अंदर नहीं आने देता, अगर पानी का लॉस होना होता है तो उसको लॉस भी नहीं होने देता। प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस, पानी को ज़ाय होने से बचाता है जब पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद जो इसका दूसरा फंक्शन ये है कि प्रिवेंट फ्रॉम अब्रेसिव डैमेज, जो फ्रिक्शन आ जाती है तो फ्रिक्शन के खिलाफ ये काम करता है, अब्रेसिव डैमेज से बचाता है। कौन? वैक्स। उसके बाद वैक्स का एक और काम भी है कि ये वाटर बैरियर के तौर पर काम करता है। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए, जैसा कि शीप है। वाटर बैरियर के तौर पर कैसे? कि बाहर का जो पानी होता है उसको अंदर दाखिल नहीं होने देता, उसको कहते हैं वाटर बैरियर। तो कुछ इंसेक्ट्स और भी होते हैं जो क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं वैक्स को खारिज करते हैं। इसकी मिसाल आप देख लें, जैसा कि हनी भी होती है, शहद की मक्खी, वो क्या करती है? हनी भी बनाती है और उसके साथ साथ वैक्स भी बना रही होती है जो उसमें मोम होती है। तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वैक्स को सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा है, इसकी तीसरी टाइप है फास्फोलिपिड्स। किसकी? लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स। ये क्या है? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटाइडिक एसिड। फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी से ये अखज़ किए गए हैं, उसको कहते हैं फास्फोलिपिड्स। अब इसकी जो वो है फॉर्मेशन है वो किस चीज़ से बनते हैं? इसमें एक ग्लाइसिरोल होता है और दो फैटी एसिड्स होते हैं और एक फास्फोरिक एसिड का ग्रुप। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ हमारे पास बनती है? फास्फेटाइडिक एसिड। तो हम देखते हैं कि ग्लाइसिरोल क्या है। पहले तो इनकी स्ट्रक्चर्स को पता होना चाहिए आपको। ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर पहले भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, फैटी एसिड की भी पढ़ चुके हैं, फास्फोरिक एसिड का बताती हूँ मैं आपको। तो ग्लाइसिरोल जो होती है इसमें क्या होते हैं? 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं? एक एक। तो 3 कार्बन है तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। बाकी हम क्या करेंगे? इसके बाउंड पूरा करने के लिए यहाँ 2 H लगा देंगे, यहाँ 1 H आएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है? ग्लाइसिरोल। अब इसमें एक ग्लाइसिरोल तो आ गया है, हमने क्या करना है? अब 2 फैटी एसिड्स लेने हैं। तो 2 फैटी एसिड्स कैसे लेंगे? हमें फैटी एसिड का फार्मूला आना चाहिए। फैटी एसिड का फार्मूला क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OH होता है। तो ये एक फैटी एसिड है और दूसरा ये फैटी एसिड है, ये 2 फैटी एसिड आ गए। उसके बाद जो फास्फोरिक एसिड होता है उसका फार्मूला होता है H3PO4। तो इसको हम ओपन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? P डबल बॉन्ड O और तीनों साइड पे क्या लगा देंगे? OH OH OH। उसके तरीके से क्या बनेगा? आप देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, H3, उसके बाद P 1 है और O कितने हैं? ऑक्सीजन 4 हैं, H3PO4 बन गया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, ग्लाइसिरोल भी है, 2 फैटी एसिड भी आ गए हैं, एक फास्फोरिक एसिड भी आ गया है। अब ये तीनों जब मिलेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास बनेगी और कैसे बनेगी? यहाँ से क्या होगा? जो ग्लाइसिरोल है ये अपना OH रिलीज़ करेगा। कैसे रिलीज़ करेगा? यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका OH, और यहाँ भी ऐसे ही होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका OH। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? पानी का मॉलिक्यूल बना देंगे। और यहाँ पे क्या चीज़ बच गई है? एक ऑक्सीजन बच गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3
H2O, क्योंकि तीन जो है पानी के मालिक्यूल रिलीज हुए हैं H2O। उसके बाद ये भी H2O, ये भी H2O, तीन H2O रिलीज हो गया, बाकी क्या बच गया, एक ऑक्सीजन। तो सारी स्ट्रक्चर सेम आएगी, सिर्फ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे। ये H2C जो ग्लिसरॉल का ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, ये वाला ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद फिर सारी सेम स्ट्रक्चर्स वैसे की वैसे आ जाएगी। जब ये एक पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी तीन ग्रुप्स के मिलने से, तो हमारे पास जो चीज़ बनती है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, वो होती है फास्फेटाइडिक एसिड। अब ये जो फास्फेटाइडिक एसिड है, इसको फास्फेटाइडिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जो एसाइल ग्लिसरॉल था, ट्राई ग्लिसराइड बन गया था, उसके पास जो था ना तो खारिज करने के लिए H था ना ही OH था, तो वो एसिड नहीं था। लेकिन इसके पास क्या है, दो OH बाकी बच गए हैं। ठीक है, ये जो है ग्लिसरॉल इसने बेस के तौर पर अमल किया और इसने कौन सा है, ये वाला, इन तीनों ने एसिड के तौर पर अमल किया है, लेकिन फिर भी इसके पास अभी OH दो बाकी हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बाद में जो हाइड्रोजन आयंस हैं इसको रिलीज करेगा, इसके पास अभी एबिलिटी है, इट हैज़ द एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एसिड, फास्फेटाइडिक एसिड। उसके बाद जो फास्फोलिपिड्स है उसमें कुछ नाइट्रोजीनियस बेस भी होती हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें दो वजह से रखा गया, क्योंकि इसमें एक तो होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनियस से नाइट्रोजन, और दूसरा बेस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या करता है, OH आयन रिलीज करता है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो आपकी बुक में दी गई हैं वो है कोलिन, सीरीन और इथानॉल अमाइन। अब तो सबसे पहले हमें कोलिन की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जो कोलिन होती है इसके एक साइड पे क्या होता है, OH होता है, फिर क्या होता है, दो कार्बन होते हैं CH2, उसके बाद जो है नाइट्रोजीनियस बेस आ जाती है। तो जो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के पास फिर क्या होता है, ये तीन इसके साथ मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है तीन बॉन्ड बनाती है, लेकिन इसने अब चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या होता है, जब फास्फेटाइडिक एसिड और कोलिन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये है फास्फेटाइडिक एसिड का फार्मूला, पीछे भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, CH2OCOR। उसके बाद CHOCOR हम क्या लिखते थे वैसे ओपन फॉर्म में, O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O फिर R। तो इसको अगर कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, OCOR। तो फिर ये भी ऐसे ही है, ये तो वैसे ही ओपन फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये वाला फार्मूला कोलिन का आ गया है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो कोलिन है ये अपना OH देती है और जो फास्फेटाइडिक एसिड है ये अपना H देता है। क्योंकि ये एसिड है ये H आयन रिलीज करेगा, और ये जो है कोलिन ये क्या करती है, बेस के तौर पर एक्ट करती है, तो ये OH को रिलीज करेगी। इस तरीके से ये OH देती है और ये वाला H देता है, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अच्छा, ये जो है N+ इसके ऊपर क्यों आता है, जो नाइट्रोजन होती है उसके पास जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो तो वैसे ही बॉन्ड बना रहे होते हैं, और इसके पास दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते। तो जब बॉन्डिंग में वो हिस्सा लेते हैं तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फर्ज करें इसके पास जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव ये आ जाता है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ। फिर क्या होगा, जब इसके पास आ जाएगा तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है इस तरीके से, और एरो का निशान आता है उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरीके से। तो इसी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि ये चार बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी चार बॉन्ड बना रहा था। इसने अपना क्या किया है, जो पेयर्ड वो था इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको इसने क्या किया है, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया। जब पेयर्ड इसका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तब ये क्या करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यहाँ पे ये फास्फेटाइडिक एसिड हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है और कोलिन जो है ये OH आयन को रिलीज कर रही है, तो नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल एक रिलीज होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बाकी स्ट्रक्चर सारी सेम होगी, बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
CH2OCOR, उसके बाद CHOCOR, उसके बाद CH2O, ये सारी सेम स्ट्रक्चर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन आ गया और बाकी ये सारा आगे सेम ही है, ये देख लें बाकी सारी स्ट्रक्चर इसकी सेम है और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, फास्फेटाइडाइल कोलिन, क्योंकि ये फास्फेटाइडिक एसिड और कोलिन का मिक्सचर है तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया फास्फेटाइडाइल कोलिन। और इसका दूसरा नाम लेसिथीन भी है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसिथीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपने क्या करना है, फास्फेटाइडिक एसिड और कोलिन का मिक्सचर बना देना है, उन दोनों का रिएक्शन लिखेंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगी और इस चीज़ को कहते हैं फास्फेटाइडाइल कोलिन। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सारा ये ऐसे सेम आएगा, CH2OCOR, CHOCOR, उसके बाद CH2O, P डबल बॉन्ड OOHO, CH2, फिर ये N वैसे का वैसे। और इसको ओपन फॉर्म में लिखने की बजाय आप क्या लिखेंगे, CH3 और ब्रैकेट में 3, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप थे वो 3 थे तो हम 3 लिखने की बजाय ब्रैकेट में 3 लिख देते हैं। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। एक और फार्मूला भी आपकी बुक में दिया होगा इस तरीके से, जब ये हम सर्कल की तरह बनाते हैं तो इसमें के अंदर क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और इसको हम कहते हैं हेड, इसका हेड पोर्शन है। उसके बाद इसकी 2 टांगें आ जाती हैं, इसको कहते हैं टेल पोर्शन। इसके 2 हिस्से हैं, हेड और टेल। तो जो हेड है उसके अंदर क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और जो टेल है वो क्या होते हैं, दरअसल फैटी एसिड। जो इसका हेड पोर्शन है वो होता है पोलर और जो पोलर है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वो चीज़ होती है जो पानी को अट्रैक्ट करती है और पानी भी पोलर है तो ये भी हेड पोर्शन इसका पोलर है, इसी वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। और ये जो इसका टेल पोर्शन है ये होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो ये क्या करेगा, वाटर से हेट करेगा, हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि वाटर की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ये भी फास्फेटाइडिक एसिड का ही फार्मूला है। उसके बाद आ जाती है इसकी अक्रेंस। ये फार्मूला भी कभी कभी क्वेश्चन उसमें पेपर में आ जाता है तो आपने याद रखना है। अक्रेंस जो होती है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, ज़्यादातर ये मोस्टली जो होते हैं बैक्टीरिया, प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं। और एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ये ज़्यादा होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड्स की बनी होती हैं तो उनमें इनका ज़्यादा किरदार होता है। उसके बाद है इसकी लास्ट टाइप जो है टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता रहता है। तो ये होते क्या है, वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है, जो टर्पिनाइड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स नहीं होते। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ये नॉन फैटी एसिड्स होते हैं, नॉन फैटी एसिड्स होते हैं, और दूसरा ये कि ये पॉलीमराइजेशन होती है। इनमें क्या चीज़ आ जाती है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जब सिमिलर यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक लंबी चेन पॉलीमर की सूरत में, उस चीज़ को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और दूसरी इसकी बात ये है कि ये नॉन फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स इसमें नहीं होता। बाकी इसकी जितनी भी हमने लिपिड की टाइप पढ़ी है उसमें फैटी एसिड्स कहीं ना कहीं था, लेकिन इसमें फैटी एसिड नहीं होगा और ये पॉलीमराइजेशन है, बाकी उनमें नहीं था। और बाकी इसमें क्या है कि ये कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज एसोप्रीनाइड। रिपीटिंग यूनिट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा ढेर बना देते हैं। रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग जिस तरह एक हम अगर दीवार, कोई मजदूर जो होता है वो दीवार खड़ी करता है तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, इस तरीके से एक पूरी लंबी दीवार बन जाती है। तो ये भी क्या करते हैं, रिपीटिंग यूनिट होते हैं और उसको कहते हैं आइसोप्रीनाइड। एसोप्रीनाइड जो है इसका जो फार्मूला होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और फिर क्या होता है, कार्बन नंबर ये जो 1 है और 3 है इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगता है। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद हम इसके बॉन्ड पूरे कर लेंगे। इसके पास कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, उसके बाद इसकी एक शाख, एक ब्रांच बन जाती है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप लग जाता है। उसके बाद है कंडेंसेशन ऑफ दीज यूनिट इन वेरियस वे प्रोड्यूस। अब इनकी कंडेंसेशन के नतीजे में क्या चीज़ बनती है, हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं, कैरोटीनाइड्स, स्टीराइड्स और टर्पीन्स।
तो कंडेंसेशन का भी आपको पता होना चाहिए। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो होता है वो एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं, जब हम फर्ज करें 3 + 3 करेंगे तो उसके नतीजे में 6 होता है, ये है एडिशन। क्या चीज़ है ये, एडिशन। इसमें मतलब कि एक ही बड़ी चीज़ बनती है। लेकिन जो कंडेंसेशन है इसमें क्या होता है, अगर हम 3 + 3 करते हैं इसमें बनेगी 5.5, एक चीज़ बनेगी और दूसरी चीज़ बनेगी 0.5। मतलब क्या है कि एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ बनेगी। जैसा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें H2O और CO2 मिलते हैं तो एक चीज़ बड़ी ग्लूकोज बनता है और दूसरी चीज़ बहुत छोटी होती है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये भी ऐसे ही होता है। इसके कंडेंसेशन से क्या चीज़ बनती है, कैरोटीनाइड बनते हैं, स्टीरॉइड बनते हैं और टर्पीन्स बनते हैं। तो ये टॉपिक जो था लिपिड का, आज लास्ट टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। आगे हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोटीन क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी है, किस तरीके से वो बनते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।